अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, फंडामेंटल एनालिसिस से आज के इस वीक के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पिछले दिनों जंग का माहौल था। मैं आपको जंग की खबरें जो है वो अपडेट करता रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर क्या होगा वो भी करता रहूँ। और आप मार्केट देख सकते हैं कि कोई एक पॉइंट पे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से हम गलत साबित नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने एनालिसिस को प्रॉपर रीड किया, एक्सपीरियंस किया ऑलरेडी वार्स को और पॉलिटिकल टेंशन्स को, जिस वजह से हमारे जो एनालिसिस थे वो लॉन्ग टर्म के अंदर एक्यूरेसी के अंदर जा रहे थे। और एक दूसरी बड़ी वजह एक और है लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने की। अब इस महीने में आज 11 तारीख को 11 12 और ऑनवर्ड्स, ये जो पूरा हफ्ता है नवंबर का, या नवंबर के अगला जो हफ्ता रह जाएगा, बेसिकली दिसंबर करीब है। और दिसंबर के अंदर मार्केट के अंदर बड़े डिस्टरबेंस पाई जाती है, खास करके दिसंबर के जो आखिरी 15 दिन होते हैं। और ये डिस्टरबेंस नवंबर से ही हमें थोड़ा बहुत आउटपुट, उसका इनपुट मिलता रहता है और समझ आना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस की तरफ अगर फोकस करें तो हम इस मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। अब दिसंबर मैनिपुलेशन का भी आप लोगों को, नए लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन। दिसंबर मैनिपुलेशन होती है कि मोस्टली आपकी एसएल हंटिंग हो जाती है। दिसंबर में मोस्टली क्लोजिंग होती है। हर तरफ जो है वो कई, जैसे कई कंपनियां टारगेट्स में लगी होती हैं, बैंक्स टारगेट्स में लगे होते हैं, इन्वेस्टर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, क्लोजिंग है, तो इस वजह से पूरी मार्केट एक किस्म की डिस्टरबेंस का शिकार होती है। और दिसंबर में बिजनेस जो है वो इतने खासे ग्रो नहीं कर रहे होते, विंटर्स भी हैं ओवरऑल भी, तो ग्रो नहीं कर रहे होते। तो ओवरऑल करेंसीज के अंदर जो है डिसिप्लिन नहीं मिलता आपको, गैप मिलता है, मैनिपुलेशन मिलती है, एसएल हंटिंग मिलती है। और जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, मार्केट उस ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाती है। और डेफिनेटली कि हम तो टेक्निकल्स को रीड कर रहे होते हैं, लेकिन जब मार्केट में मैनिपुलेशन होगी, ट्रेडर्स को एक पोजीशन वाजिया नहीं होगी, तो हर बंदा या हर एक ट्रेडर्स तकसीम होगी, जब ट्रेडर्स लगाएंगे तो मार्केट में मैनिपुलेशन होगी। तो मेरे ख्याल में लास्ट मैंने वीक कहा था कि ठीक है, गोल्ड सेल का ऑप्शन है, ये पॉइंट है, इधर से सेलिंग लगानी है लॉन्ग टर्म में। और एक लोअर हाई बन गया, लोअर लो बना, तो सेलिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, अभी मैं अगेन आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो D1 के अंदर रहें। H1 में मजीद एक हफ्ता वेट कर लें मेरे कहने पे। मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था कि अभी फिलहाल D1 के गोल्ड के एनालिसिस ले लें। अगली बार मैं आपको करेंसीज के भी एनालिसिस इंट्राडे भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको करेंसीज के इस बार इंट्राडे एनालिसिस नहीं दूंगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस दूंगा, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी के, एंड देन फंडामेंटल्स और फिर गोल्ड के। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंट्राडे एनालिसिस ना दूं और एक हफ्ता और सब्र करने का कहूं, क्योंकि इस हफ्ते के बाद हमारे पास आगे 2 हफ्ते होंगे मजीद इंट्राडे ट्रेड करने के। और दिसंबर में हमें कोशिश करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म किसी पोजीशन में अगर हम बैठ सकें तो बैठ जाना चाहिए। और दिसंबर से, स्टार्ट ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ द नवंबर में ही हमें कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके पूरे महीने के लिए, यानी कोई टारगेट टारगेट पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म पोजीशन में बैठना पड़ेगा। अच्छा जी, 13 तारीख को मंडे है, कोई न्यूज़ नहीं है और स्लो मंडे होगा, देख लीजिएगा, बड़ा स्लो स्टार्ट होगा। कोई फंडामेंटल्स इधर तो नहीं है, जंग वहां पे चल रही है, तो वहां पे भी जो बड़ी ताकतें थी, बड़ी कुवतें थी, खामोश हो चुकी हैं। फ्रांस ने आज थोड़ा बयान दिया है। फ्रांस के जो है वो प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि भाई जंग रुकनी चाहिए वगैरह। उसके अलावा कोई, सऊदी अरब ने एक मीटिंग कॉल की है, उसका तो आपको पता है कि किसी भी किस्म का कोई भी हल नहीं निकलेगा। ना सऊदीया के पास इतनी पावर है, ना उनकी इतनी कोई डिप्लोमेसी है। बस वो लगे हुए मीटिंग शीटिंग करने ताकि अवाम की नज़रों में थोड़े बेहतर हो जाए। तो जंग की तो यही अपडेट है। अच्छा, क्लेमेंट काउंट चेंज की न्यूज़ है जी, जीबीपी की, ट्यूसडे को नवंबर 14 दिन 12 बजे, जिसमें यह है कि स्लाइटली नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई मतलब कि मार्केट को हिला देने वाली न्यूज़ नहीं है, स्लाइटली नेगेटिव डाटा है। और ये जो न्यूज़ होती हैं ये मार्केट में फॉर एग्जांपल इंट्राडे के अंदर काफ़ी हेल्प कर देती हैं, या मार्केट को एक डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म में भी धकेल सकती हैं। ठीक है, तो उस डायरेक्शन के अंदर बात का, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं फिर तो ये न्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। यानी अगर हमें किसी रेजिस्टेंस से सेल की ट्रेड लगाई है और न्यूज़ भी सेल की आई है, तो हमारी टीपी विद इन अ डे होगी और मार्केट में मैनिपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। तो न्यूज़ आना ज़रूरी है, इससे मार्केट चलती रहती है, मैनिपुलेशन भी खत्म होती है, एक डायरेक्शन भी मार्केट को मिलती है, इन्वेस्टर्स को भी मिलती है। तो स्लाइटली एक नेगेटिव न्यूज़ है। उसके बाद यूएसडी की कोर सीपीआई मंथली रिपोर्ट है, जो कि स्लाइटली मतलब कि न्यूट्रल है। मेन जो रिपोर्ट होती है वो सीपीआई होती है।
मेन जो रिपोर्ट होती है, मेन जो रिपोर्ट है वो सीपीआई है। सीपीआई की जो मंथली है और ईयरली रिपोर्ट भी है। मंथली रिपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ईयरली रिपोर्ट के ऊपर नहीं। मंथली रिपोर्ट के अंदर सीपीआई के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो डाटा है वो आएगा अगेंस्ट, बट ऐसा फील हो रहा है फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग जो डाटा ये दिखा रहे हैं 0.1% इसके अगेंस्ट आएगा, क्योंकि डिक्सी काफी गिरा भी है, फिर थोड़ा स्ट्रोंग हुआ है। बट अगर इस न्यूज के एनालिसिस किए जाएं, हम अपना ख्याल हटा के, तो सीपीआई में जो डॉलर है वो नेगेटिव मूव दे सकता है, डॉलर जो है वो नेगेटिव वे में जा सकता है, गिर सकता है अगर डाटा एग्जैक्ट आता है। क्योंकि हमें एफओएमसी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने काफी महीनों से रेज नहीं किया। अब वो भी कह रहे थे कि एंड ऑफ दिस ईयर हम इंटरेस्ट रेट रेज करेंगे, मे बी वो दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट रेज करें और डॉलर को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दें। तो सीपीआई के अंदर वीक हो जाए, होता रहता है ये, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में असरअंदाज जरूर करती है, बल्कि अच्छी मूवमेंट भी देती है और अच्छी न्यूज़ है। इसको फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि सीपीआई में अगर कमी आ रही है तो बैंक इंटरेस्ट रेट गिरा सकते हैं, बट गिराने का उनका कोई इरादा नहीं है, तो डॉलर स्लाइटली वीक हो सकता है। मेरा ये आइडिया, स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स थोड़ा। फिर है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की और सीपीआई ईयरली रिपोर्ट, मतलब कि इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की। वेग प्राइस इंडेक्स क्वार्टर रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट है जी। उसके बाद सीएनवाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयरली रिपोर्ट है, न्यूट्रल है। सीएनवाई हम ट्रेड भी नहीं करते। फिर जीबीपी की सीपीआई सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है विच इज नेगेटिव फॉर जीबीपी। जीबीपी के लिए नेगेटिव डाटा है, बट इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मार्केट के अंदर मूवमेंट रहेगी इस वजह से। तो सीपीआई की जो ईयरली डाटा है वो जीबीपी के लिए नेगेटिव है, बट ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करने वाली। उसके बाद कोर पीपीआई यूएसडी की न्यूज़ हैं। अब ये मेन सीपीआई की न्यूज़ है इस महीने। ये कोर पीपीआई पीपीआई और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट चेंज की और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की शायद न्यूज़ है, वो मैं नीचे देखता हूँ। अब कोर पीपीआई ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये ठीक है, न्यूज़ आपको अच्छा एक प्रॉफिट दिलवा सकती हैं और एक डायरेक्शन जरूर तय कर सकती हैं सीपीआई की और कोर पीपीआई की। कोर पीपीआई के अंदर मंथली रिपोर्ट जो है वो न्यूट्रल है। कोर रिटेल सेल्स अगर मंथली रिपोर्ट देखी जाए तो हाईली नेगेटिव है, शदीद नेगेटिव है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखें तो नेगेटिव के अंदर है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी बेहतरी आई है कदर के अंदर, लेकिन स्टिल नेगेटिव के अंदर है। न्यूज़ नेगेटिव आ सकती है। पीपीआई की मंथली रिपोर्ट ये भी नेगेटिव है। रिटेल सेल्स अगर देखी जाए तो नेगेटिव है, तो सीपीआई की भी न्यूज़ नेगेटिव हो गई। 6:30 वाली जो न्यूज़ है, ये भी जो है वो आपकी पीपीआई ये भी नेगेटिव होगी। तो दो न्यूज़ जो है वो नेगेटिव हो गई हैं, डॉलर के अगेंस्ट एनालिसिस आ रहे हैं, यानी डॉलर वीक हो सकता है अगेंस्ट के, ये मतलब है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एंड में आपके बड़े काम आएगा। फिर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एम्प्लॉयमेंट चेंज, स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रो हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा कोई इंक्रीज नहीं है एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर, अगर हम देखें तो बड़ा कोई मेजर इंक्रीज नहीं है, बस एक एवरेज सी इंक्रीज है, जिस वजह से उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगा। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो ये एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। थर्सडे वाली नवंबर 16 वाली न्यूज़ जो कि सुबह 5:30 पे आएगी। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं, ये लाजमी हैं क्योंकि ये मार्केट में जो मूवमेंट है वो जारी रखती हैं। मंडे को कोई इस तरह की छोटी मोटी न्यूज़ नहीं होती, आपको मार्केट स्लो मिलेगी। और अमूमन बाकी दिनों में ये छोटी छोटी न्यूज़ मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ाती रहती है। अच्छा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी डॉलर के लिए जो डाटा अवेलेबल है वो नेगेटिव डाटा है। 217 से 222 है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पड़ा है, तो डॉलर के लिए एक नेगेटिव डाटा है, जो कि डॉलर के अगेंस्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद रिटेल सेल्स है जीबीपी की, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ हाईली पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है। डाटा जो है अगर आप रीड कर सकते हैं तो शदीद पॉजिटिव आ रहा है, ओके है डाटा। और उसके बाद एफओएमसी मेंबर्स जो है, बाकी ये मतलब कि कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है भाई, ये न्यूज़ थी सीपीआई की, पीपीआई की, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये डॉलर की तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़। और पाउंड की ये रिटेल सेल्स वाली अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये ओवरऑल अगले वीक का लबो लबाब है। दिसंबर के अंदर ये न्यूज़ हैं,
ये भी आती हैं, और इसके अलावा मार्केट की क्लोजिंग भी होती है, फिर आखिरी जो 10 दिन होते हैं दिसंबर के, वो छुट्टी भी होती है, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल आपको पता है क्रिसमस भी होती है, तो उसकी छुट्टियों में भी इन्वेस्टर्स भी, अगर मार्केट ओपन भी है ना कुछ दिन, तो मार्केट भी बंद रहती है। मार्केट अगर ओपन भी है तो उसमें भी मूवमेंट नहीं होती है, बहुत कम मूवमेंट होती है, इसलिए उन दिनों में तो हम ट्रेड करते ही नहीं। हमने जो ही करना है नवंबर के जो आखिरी 10 दिन रह जाएंगे उनसे से लेके दिसंबर के पहले 10 दिन तक हमने टारगेट को निकालना है, जो भी हमारा मंथली होगा। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए, तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक वॉल्यूम देखने का एक जो है वो तरीका था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक एनालिसिस दिए थे। अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं, तो हमने जो लास्ट एनालिसिस थे वो हमारे कुछ इस तरीके के थे कि मार्केट अगर इन लेवल्स को ब्रेक करती है देन आप सेलिंग के अंदर बैठ सकते हैं, और ब्रेक किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके बताया कि हम सेलिंग में बैठे हुए थे, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन दी है ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन थी। ठीक है। D1 H4 के एनालिसिस हैं, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे में बहुत फर्क होता है। लॉन्ग टर्म जब आप कर रहे हो एनालिसिस, तो उसमें ये है कि इंट्राडे बाद का मार्केट बड़े बड़े बाय के स्विंग्स भी बना जाती है, लेकिन D1 में जब आप बैठे हुए तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट जो है वो लंबे अरसे के होल्ड करने के बाद मिलेगा, बट विद इन अ वीक इतना रिजल्ट मिलना, लाइक गोल्ड किधर था, इधर था कहीं 2000 समथिंग के ऊपर था, या 1998 के ऊपर समथिंग था, गोल्ड आ गया 1940 पे, तो 600-700 टिप्स अगर मार्केट देती है तो मतलब कि बहुत है। अब ये भी, ये तो चलो एक पुराना सेटअप हो गया, ये किस बेस पे किया था, ये यहाँ पे ऊपर इस जगह पे RSI की डाइवर्जेंस थी, रेगुलर डाइवर्जेंस, और रेगुलर डाइवर्जेंस जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे एक्ट करती है, जिस वजह से मार्केट रिवर्सल के शिकार हो सकती थी, और हुई भी, रिवर्सल स्टार्ट हो गया। ठीक है। ये जो होती है ना बीरिश डाइवर्जेंस, जो हमने RSI के अंदर देखी थी लास्ट, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, RSI के अंदर देखी थी, आपको याद होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गालबन ये एरिया था। ठीक है। अब इसके अंदर मार्केट ऊपर जा रही है, जबकि इंडिकेटर में सेम इसी जगह अगर हम एरिया मार्क करें तो वो नीचे की तरफ मूव हो रही है। बेसिकली ये भी वॉल्यूम ही देखा जाता है कि मार्केट के एक्चुअल जो विंग्स हैं, जो मार्केट की डायरेक्शन है वो मूव अपवर्ड की तरफ कर रही है, लेकिन मार्केट जो है वो अपवर्ड अपवर्ड जा रही है, लेकिन नीचे RSI जो इंडिकेटर है उसके जो स्विंग्स हैं वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप डाइवर्जेंस क्लियरली देख सकते हैं, बहुत इंटरप्शन हो रही है, मैं एनालिसिस रिकॉर्ड करूँ बीच में कॉल्स आ रही हैं, सॉरी गाइस, अप्रिशिएट लाजमी किया करें, मैं आप लोगों के लिए आता हूँ, यकीन माने आज एनालिसिस रिकॉर्ड करना ये वाले जो आप देख रहे हो इतना मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा भाई हर सूरत में मैं टाइम से पहले करूँ बाद में करूँ, रात को नींद ना पूरी करूँ, बट करूंगा। तो क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा थे। अच्छा, यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, उस वजह से मार्केट रिवर्स हो गई, ये तो पिछली कहानी होगी। अगली नई कहानी ये बनी कि अब एक रिवर्सल पैटर्न के साथ कंटिन्यूशन पैटर्न होना लाजमी है। अब यहाँ पे एक बनी हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है। क्या बनी यहाँ पे, एक बनी हिडन डाइवर्जेंस। अब हिडन डाइवर्जेंस ने क्या किया, हिडन डाइवर्जेंस का काम होता है कि चलते हुए ट्रेंड को मजीद नीचे भेज देना। उसने क्या किया, ये जो ट्रेंड चल रहा था ना, मतलब कि थोड़ा ड्रॉप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा नीचे गिरी, उसको मजीद नीचे धकेल दिया, 1938 या 1932-33 तक मार्केट गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप आई एम रिकॉर्डिंग, लाइक ये देखो, नेक्स्ट स्टेप मैं जो देख रहा हूँ वो कुछ इस तरीके का हमें इंट्राडे में भी, मतलब गोल्ड है, बैठेंगे हम लॉन्ग टर्म, लेकिन इंट्राडे पॉइंट्स के ऊपर एंट्री वगैरह लेंगे। होप्स हो कि आप लोगों ने होल्ड रखी होगी एंट्री लॉन्ग टर्म वाली, बट स्टिल अगर मतलब कि कोई बंदा नहीं इंटर हो सका, 1 मिनट में इंडिकेटर रिमूव कर दूं, मुझे आदत नहीं है, मैं बस टाइम टू टाइम इनको देखता हूँ। अब ये देखें, ये जो एरिया है ना, ये जो चैनल बन रहा है, इस चैनल का, अब अच्छा मैं आपको एक D1 का सिनेरियो बताता हूँ, D1 के सिनेरियो के बाद फिर मैं आपको H1 के ऊपर वापस लेके जाता हूँ। प्यारे बच्चों, अब ये एरिया है, ये एक डिमांड भी है, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें हैं, एक डिमांड का एरिया है।
और ये डिमांड एरिया खत्म हो रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1910 के ऊपर, और तकरीबन शुरू हो रहा है 1931 के ऊपर। और डिमांड एंड सप्लाई का असूल होता है कि या तो मार्केट उसको टच करके जाएगी या उसके अंदर से गुजर करके जाएगी, और तीसरा ऑप्शन होता है कि मार्केट ऐसे लैंडिंग वाले एरिया से डाउनवर्ड से भी गुजर के जा सकती है। तो एरिया बड़ा अच्छा है, स्ट्रोंग है, ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्ट्रोंग है, बट फंडामेंटल्स जो कह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोंग नहीं है। लेकिन अपकमिंग वीक के लिए ये एरिया कम से कम मुझे लगता है कि स्ट्रोंग है, क्योंकि गोल्ड एक लोअर हाई और बना सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस भी ऐसा कह रहे हैं। जो सी अभी हमने सीपीआई पीपीआई पढ़ा वो भी यही कह रहे हैं ना कि डॉलर वीक हो गया, एंड देन अगर डॉलर वीक होता है तो डेफिनेटली गोल्ड एक लोअर हाई, एक स्विंग जो है वो बना सकता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम H1 के अंदर देखें, H1 को अगर डीपली रीड करें, तो H1 के अंदर भी ऐसा फील हो रहा है जो D1 का सेटअप है उसके हक के अंदर मार्केट जा सकती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दिस वन ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो कम से कम मुझे लगता है कि ये वाला एरिया बहुत ज्यादा वर्क करे या ना करे, ये D1 वाला H1 में भी, क्योंकि ये इसके हक में ये ट्रेंड लाइन का एंगल बन रहा है जो कि कम से कम इसको लोअर हाई के तरफ लेके जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट अपकमिंग जो वीक आ रहा है उसके अंदर जो है वो ये एरिया वर्क कर सकता है। और हमारी जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ से, इस जगह से दोबारा हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, सेकंड ये होगा कि अगर मार्केट इस एंगल को नीचे से ब्रेकआउट करती है देन हम नीचे से भी इंशाल्लाह ताला ब्रेकआउट कर लेंगे। ठीक है, नीचे से भी डाउनवर्ड में ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया। और अगर मतलब कि ये तो इंट्राडे सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि अपवर्ड इधर से भी एंट्री ले सकते हैं, ब्रेकआउट से भी एंट्री ले सकते हैं। और एक और सिनेरियो D1 का भी है, क्योंकि मेरी कोशिश ये नहीं है कि इंट्राडे में बैठूं। इंट्राडे ये है कि एंट्री पॉइंट बता सकता है, एसएल बता देगा, तो चलो जो छोटे अकाउंट्स वाले बच्चे हैं 500 1000 वाले, वो एसएल लगा के बैठ सकते हैं। अमूमन पॉइंट ये है कि दिसंबर आ रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो D1 वाले एरिया, अगर मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद ये वाला एरिया ब्रेक कर जाती है देन मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करेगी तो अगला टारगेट 2050 और 2070 होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला एरिया ब्रेक ही नहीं हुआ, 2008 और 2020 वाला। इसी तरह अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो देन फिर टारगेट ये वाला एरिया होगा 1880 का। और मुझे लगता है कि यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है, बट मैं टेक्निकल्स के ऊपर ही एंट्री वगैरह लेने का आप कह लें कि हक में हूँ। मैं आ सकती है कि हक में नहीं हूँ। जो चीज़ अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है, उसकी हक के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो हमारा एक लोअर हाई और बन सकता है, और उस लोअर हाई के यानी D1 में भी लोअर हाई, H1 में भी ये लोअर हाई, और इस लोअर हाई के ऊपर हमारी एंट्री जरूर बनती है एक अच्छे हेल्दी बड़े एसएल के साथ। अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में मेरे पास इंट्राडे भी सेटअप है, बट मैं आपको D1 का सेटअप जो है वो बताना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा, ज़्यादा ओके समझूंगा, ज़्यादा प्यारा समझूंगा। देखिए, एट द मोमेंट तो खबरें आ रही हैं कि डॉलर वीक हो रहा है, तो लेकिन अगर हम ओवरऑल सेटअप को देखें तो डॉलर दिसंबर के अंदर स्ट्रोंग भी हो सकता है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है कि हमने इंटरेस्ट रेट रेज करना है। मे भी वो नवंबर में ही कर दें, मे भी वो दिसंबर के स्टार्ट में कर दें। तो अब मुझे जो नजर आ रही है सिचुएशन वो कुछ इस तरीके की आ रही है कि मार्केट इस चैनल के अंदर घूम रही है। ठीक है। और ये जब तक इस चैनल के अंदर घूम रही है, यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है ना, जो बड़ा ट्रेंड होता है, वो डिफाइन नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये चैनल डाउनवर्ड या अपवर्ड ब्रेकआउट होता है, क्योंकि इसको यहाँ से सप्लाई भी मिली है, ठीक है, जिस जैसे ये नीचे गिरा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ब्रेक होता है तो लॉन्ग टर्म आपको यूरो यूएसडी की एंट्री मिल सकती है। एज वेल एज मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट होने में टाइम जो है वो ऊपर हो चुका है। बट मैं पूरा सेटअप दे के जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी, वहां तो थोड़ा चैनल टाइप स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लैग जीबीपी यूएसडी में फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अगर डॉलर वीक होता है अपकमिंग वीक के अंदर तो एक स्विंग और बन जाएगा। और उसके बाद, क्योंकि ये जो सप्लाई थी ना, ये वाली सप्लाई, इस सप्लाई से ही गिरा है, तो एक स्विंग शायद और बन जाए और मार्केट उस स्विंग के बाद फिर वापस आ जाए। एंड उसके बाद जब तक वापस आती है तो ये ना हो जो एफएमसी है वो इंटरेस्ट रेट भी अनाउंस कर दे एंड ये ब्रेकआउट हो जाए। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे के एतबार से अगर आप बाइंग करना चाहें या इस हायर लो से अगर आप बाइंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ
लॉन्ग टर्म आप नहीं कर सकते। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है देन दिस सिनेरियो जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। अगर ये एरिया ब्रेक होता है डाउनवर्ड तो फिर नीचे कुछ भी नहीं है बचाने को, बहुत कम चीजें हैं इसको बचाने को। और दिसंबर में ऐसा होता है, या तो मार्केट साइडवेज में चली जाती है या एक ट्रेंड को पकड़ के उसको कंटिन्यू करती है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर वाली डायरेक्शन के हक में ही बैठ जाए ना, उल्टा सोचें हम ये नहीं सोचें कि ऐसा हो सकता है, हम ऐसा भी सोचना चाहिए और दोनों साइडों में सोचना चाहिए। और चैनल जो है, ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये हमें दोनों सोचने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये हमें एंट्री के एक स्पॉट दे देंगी कि भाई मैं अपवर्ड ब्रेक होती हूँ तो बाय कर लेना, डाउनवर्ड ब्रेक होती हूँ तो सेल कर लेना। इंट्राडे मैं भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा वेट करें। उधर से जीबीपी जेपीवाई के अंदर अगर देखा जाए तो जीबीपी जेपीवाई का ट्रेंड जो है वो खासा रुक गया है, एक जगह स्टॉप हो गया है जंग के बाद ना, सेल में था और यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी। ये रीसेंट मार्केट का हाई था, मार्केट उस हाई तक अभी तक नहीं गई, उससे नीचे ही है। इसका मतलब बाय ट्रेंड जो है वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक डबल टॉप भी बना जो कि ब्रेकआउट तो नहीं कर सका क्योंकि जुम्मा आ गया था मेरे ख्याल में, उस वजह से स्लो हो गया, वैसे पेयर को फॉलो नहीं कर रहा। ये पेयर सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होता है इन इन मौसम में। तो मुझे लगता है कि इन एरियाज के ब्रेकआउट्स की जरूरत है। कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होता है देन फिर आप इसके अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन आपको इन ये जो एरिया है, ये ऊपर वाली विक और नीचे से ये वाली कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद आप इंट्राडे और H4 के अंदर बैठ सकते हैं। इंट्राडे में तो सेटअप इतना वाजह नहीं होगा, इंट्राडे में बल्कि ये जो सपोर्ट है ये बड़ी प्यारी बन जाएगी, ये वाली। और ऊपर से ये जो विक थी ना H4 में नजर आ रही थी, ये एरिया पूरा मार्क कर लें, जिस तरफ ब्रेकआउट हो उस तरफ एंट्री लें। मैं बार बार आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, अंदर एंट्री लेने की कोशिश करें, नहीं लेने की कोशिश करें, ब्रेकआउट्स के ऊपर कोशिश करें आप एंट्री लें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।